कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के अंदरूनी गलियारे में इस पर चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खड़गे के नाम का उल्लेख उस समय किया है जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और उनके बीच सीधी प्रतिद्वंदिता दिख रही है। पार्टी के भीतर के कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री की बहस छेड़कर मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया की संभावना को खून करने का प्रयास किया है। शिवकुमार ने कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह उनके अधीन काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे नेता है और वह मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है। मुझे उनके अधीन काम करना अच्छा लगता है। वह हमारे राज्य और देश के लिए एक संपत्ति है। मैं पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और मायावती को एक साथ बड़ा झटका दिया है। देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत पर खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। अब सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती को एक साथ तगड़ा झटका दिया है। दोनों पार्टियों के कई नेताओं ने सुबह सपा ज्वाइन किया है। निकाय चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। सुबह सपा ज्वाइन करने वालों में प्रयागराज से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव, कानपुर से रमेश राजभर और वाराणसी से आनंद तिवारी समेत कुछ और नेता शामिल हैं। इस दौरान सुबह सपा प्रमुख ने प्रतिक्रिया देते हुए यूपी में शराबबंदी और जातिवार जनगणना करने के लिए अपने पुराने मुद्दों को फिर से दोहराया है। साथ ही राजभर ने महिलाओं के लिए नौकरी में 50% आरक्षण की मांग रखी है। इससे पहले मंगलवार देर रात को ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राज्य में बीजेपी और सुबह सपा के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश अब मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक फॉर्मूले MY में अब D जोड़ने की कोशिश शुरू हुई है। उनकी नजर यूपी के 23% उस वोट बैंक पर है जिस पर अभी तक मायावती का एक छत्र राज रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल अब तक MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर पर काम करने वाली समाजवादी पार्टी अब MYD समीकरण बनाने में जुट गई है। इसमें मुस्लिम और यादव के साथ साथ दलितों को भी शामिल किया जाएगा। इस चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर वाहिनी बनाकर कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में हमेशा से दलित वोट बैंक का बड़ा फैक्टर रहा है। यूपी में दलित वोट बैंक लगभग 23% है, लेकिन इनमें से चमार और जाटव जैसी जातियां अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ मजबूती से खड़ी हैं। इसलिए लगभग 20% वोट बीएसपी को मिलते हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ सालों राज्यों के दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए कई प्रयास किए हैं। साल 2022 दिसंबर के महीने में खतौली और रामपुर में उपचुनाव से पहले पार्टी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पंजाब के बठिंडा में बुधवार सुबह बड़ी दुर्घटना हुई। यहां मिलिट्री स्टेशन पर सुबह करीब 4:35 पर फायरिंग की गई। घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन किया गया। फायरिंग की घटना को लेकर क्या है 3 दावे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। आर्मी ने बताया कि फायरिंग सुबह 4:35 पे हुई और अभी यह बंद हो गई है। आर्मी ने अभी इसे आतंकवादी हमला नहीं बताया है। यह भी साफ नहीं कि मारे गए लोग जवान है या सिविलियंस। 3 दावे जो किए गए हैं
उसका पहला दावा, आतंकी हमले की साजिश की संभावना। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को मिलिट्री स्टेशन के भीतर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। ऐसे में इस हमले को आतंकी हमला बताया जा रहा है। दूसरे दावे में जवानों की आपसी फायरिंग हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फायरिंग मिलिट्री स्टेशन ऑफिसर्स मेस में हुई और फायरिंग करने वाला सादे कपड़ों में था, तो आतंकी घटना से इनकार किया गया। तीसरे दावे में 2 दिन पहले राइफल गायब हुई थी। पंजाब पुलिस सूत्रों ने बताया कि 2 दिन पहले एक राइफल और 28 गोलियां गायब हुई थी। यहां का इम्यूनेशन डिपो देश के सबसे बड़े डिपो में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उनके भाईजान के लिए और उनके फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। सलमान खान के खिलाफ 2019 में पत्रकार से मारपीट मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। एक्टर के खिलाफ 2019 के एक मामले को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और उन्हें सभी आरोपों से भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल प्रोसेस को केवल इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का जरिया नहीं होना चाहिए कि आरोपी एक सेलिब्रिटी है। सलमान खान के खिलाफ साल 2019 में एक पत्रकार अशोक पांडे ने डराने और धमकाने की शिकायत के साथ केस दर्ज कराया था। बता दें कि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 5 अप्रैल 2022 को पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश एक पत्रकार अशोक पांडे की शिकायत पर पारित किया गया था। वहीं खान ने समन को चुनौती देते हुए HC का रुख किया। इसके बाद 5 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और ताइवान को लेकर तनातनी बनी हुई है। अभी तभी सवाल उठता है कि आखिर क्यों ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। ताइवान और चीन का असली नाम क्या क्या है, आइए जानते हैं। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वही चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों के बीच यह तकरार 1949 में चियांग काई शेक के वक्त से चली आ रही है। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वैन के अमेरिका दौरे से चीन इस कदर बौखला गया कि उसने ताइवान को सीधे हमले की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। हाल ही में चीन ने 3 दिनों तक ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास किया। ताइवान का दावा है कि उसने सैन्य अभ्यास के तीसरे दिन 12 चीनी युद्धपोतों और 91 जेट्स को इंटरसेप्ट किया। एक तरफ चीन ताइवान पर दबाव बना रहा है, तो वही ताइवान को अमेरिका का साथ मिलता दिख रहा है। चीन का युद्धाभ्यास खत्म होते ही अमेरिका ने फिलीपींस के पास अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान और चीन के बीच जारी इन तल्खियों ने युद्ध की आशंका को और मजबूत कर दिया है। बता दें कि ताइवान सिर्फ 1400 स्क्वायर माइल्स से भी कम के एरिया में फैला हुआ है। उसकी जनसंख्या 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख है। यह द्वीप दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच तनाव चरम सीमा पर है। विस्तारवादी रवैये से बाज नहीं आ रहे चीन को भारत झटका देने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आयात क्षेत्र में चीन पर अपनी निर्भरता कम रहा है। भारत ने चीन के बजाय ताइवान को तवज्जो देना शुरू कर दिया है। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, इस पर चीन को मिर्ची लगी है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच अब भारत ड्रैगन को झटका देने की तैयारी में है। भारत आयत क्षेत्र में चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद कम करने पर जोर दे रहा है। इसके बजाय भारत चीन को हमेशा आंख दिखाते ताइवान से आयात कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का बहुत बड़ा योगदान है। चीनी शहर शेंजन को दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का घर कहा जाता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात करने वाले देशों में चीन प्रमुख देश है। इससे स्पष्ट है कि भारत चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हाईटेक इंपोर्ट में भले ही चीन भारत के लिए प्रमुख सप्लायर रहा, लेकिन अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान चीन की हिस्सेदारी पिछले साल के आंकड़े 45.8% से घटकर 43% हो गई, जबकि ताइवान की हिस्सेदारी एक साल पहले के आंकड़े 2.3% से बढ़कर 9% हो गई। इस तरह भारत आयात के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करके धीरे धीरे ताइवान की तरफ अपना रुख करते जा रहा है, जो चीन की इकोनॉमी के लिए झटके के समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। चार्ल्स और कैमिला बकिंघम पैलेस से एक काले रंग के डायमंड जुबली स्टेट कोच रथ में बैठकर वेस्टमिनिस्टर एबे पहुंचेंगे। हालांकि इस दौर उनका काफिला पिछली बार एलिजाबेथ की ताजपोशी की तुलना में छोटा रास्ता अपनाएगा। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की ताजपोशी के वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पूरे ब्रिटेन वासियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। हालांकि ताजपोशी का समारोह कैसा होगा, उस पर बकिंघम पैलेस ने बताया कि किंग एक साधारण समारोह चाहते हैं जिसमें मॉडर्न टच हो। वेस्टमिनिस्टर पहुंचने से पहले किंग और क्वीन का काफिला 2 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान वे एडमायरल्टी आर्च, ट्राफलगर स्क्वायर, चार्ल्स एक के स्टैच्यू और संसद होते हुए 11 बजे ताजपोशी के लिए पहुंचेंगे। सेरेमनी के बाद किंग क्वीन 260 साल पुराने गोल्ड स्टेट कोच चैरियट में बैठकर वापस पैलेस जाएंगे। बता दें कि ब्रिटेन में 70 साल के बाद हो रहे ताजपोशी समारोह के लिए एक खास इमोजी भी जारी किया गया है। ये सोशल मीडिया के दौर में पहली ताजपोशी को दर्शा रहा है। इमोजी में एक क्राउन बना हुआ है जो सेंट एडवर्ड के ताज से प्रेरित है। चार्ल्स को ताजपोशी के वक्त यही ताज पहनाया जाएगा। सेरेमनी के जरिए किंग दिखाना चाहते हैं कि ब्रिटेन में अभी भी राजाशाही का महत्व है। हालांकि वो पूरे कार्यक्रम को 1953 में हुए क्वीन एलिजाबेथ की सेरेमनी से छोटा रखने वाले हैं। कैंटरबरी के आर्च बिशप जस्टिन वेलबी समारोह आयोजित करेंगे। इस दौरान किंग को सेंट एडवर्ड क्राउन पहनाया जाएगा। इसका फ्रेम 2.2 किलो सोने से बनाया गया है। इसमें नीलम, गार्नेट, पुखराज सहित कई कीमती पत्थर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें एक बैंगनी रंग के मखमल के कपड़े की कैप और एरमाइन बैंड भी लगा हुआ है। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ ने भी अपने राज्याभिषेक के दौरान इसी ताज को पहना था। इसके बाद इसे टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया था। हालांकि सदियों से इस्तेमाल हो रहे ज्यादातर रॉयल चिन्ह इस समारोह का हिस्सा होंगे। इनमें 5 प्रतीकात्मक तलवारें, 2 सेप्टर, सॉवरिन रिंग ऑफ सैफायर और रूबी क्रॉस सेट डायमंड शामिल होंगे। ताजपोशी के दौरान कैमिला को क्वीन मैरी का ताज पहनाया जाएगा, जिसे हाल ही में रिनोवेट किया गया है। इस दौरान उनके हाथ में हाथी के दांत से बना विवादित सेप्टर मौजूद होगा। दरअसल ब्रिटेन में हाथी के दांत से बने सामानों के व्यापार पर करीब पूर्ण प्रतिबंध है और सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम जानवरों के अंगों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।